जहां आईएएस रामविलास यादव पहुंचे हैं विजिलेंस के ऑफिस। पूछताछ के लिए वे विजिलेंस दफ्तर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड के आईएएस अफसर रामविलास यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है, जिसके बाद अब उन्हें पूछताछ के लिए विजिलेंस के दफ्तर पहुंचना पड़ा है। तो ये बड़ी खबर, जहां रामविलास यादव पहुंचे हैं विजिलेंस ऑफिस। आईएएस रामविलास यादव आज पूछताछ उनसे होने वाली है विजिलेंस दफ्तर में। उत्तराखंड के आईएएस अफसर रामविलास यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है, जिसमें उनसे पूछताछ विजिलेंस की टीम करेगी। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, जिसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा और अब वे आखिरकार विजिलेंस के दफ्तर पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर देहरादून से। आईएएस रामविलास यादव पहुंचे हैं अब विजिलेंस के ऑफिस, जहां उन्हें कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा ना होने पर और कोई अन्य विकल्प ना बचने पर अब वे पूछताछ के लिए विजिलेंस ऑफिस पहुंचे हैं। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जहां उत्तराखंड के आईएएस अफसर रामविलास यादव से अब आगे पूछताछ होगी। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट में उन्हें राहत मिलने की उन्होंने उम्मीद जताते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जांच अधिकारियों के सामने पहुंचे हैं आईएएस रामविलास यादव। अब उनसे कुछ ही देर में पूछताछ शुरू होगी और आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की टीम उनसे कई सवालों की फहरिस्त लिए बैठी है। उन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। जांच अधिकारी के सामने जब पहुंचे यहां आईएएस अफसर रामविलास यादव दफ्तर में पहुंचे विजिलेंस के, उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली। इंटरिम बेल की उन्होंने मांग की थी, लेकिन कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब वे पहुंचे हैं विजिलेंस ऑफिस और उस दौरान की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तराखंड के आईएएस अफसर रामविलास यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही। और विनोद कुमार हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, दफ्तर में जाने की तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूछताछ क्या शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है इस पर? विनोद, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? विनोद, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताएं कि क्या यहां पूछताछ शुरू हो गई है? बिल्कुल अनु, देखिए, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तराखंड शासन में तैनात रहे हैं रामविलास यादव। आज विजिलेंस के द्वारा उनको बुलाया गया था और ये भी पाया गया है कि वो विजिलेंस की जो जांच चल रही है उसमें सहयोग नहीं कर पा रहे हैं और नहीं सहयोग कर रहे हैं। उसी के बाबत आज विजिलेंस की ओर से इनको कहा गया कि आप सहयोग करिए जांच में। तो इसी वजह से आज वो मिलने पहुंचे थे और जितनी भी जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए उनको बुलाया गया था। विजिलेंस दफ्तर वो पहुंच चुके हैं और भी थोड़ी देर पहले ही विजिलेंस दफ्तर वो पहुंचे थे और उसके बाद में जो अधिकारियों की टीम है, जिसमें एडिशनल एसपी हैं और तमाम सीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनकी एक अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और उसके दौरान आज उनसे लंबी पूछताछ हो सकती है। वो विजिलेंस दफ्तर वो पहुँच चुके हैं और जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और तमाम जो विजिलेंस की टीम थी उन्होंने गाजीपुर, लखनऊ, देहरादून, पैतृक गाँव, उनके तमाम 7 ठिकानों पर छापेमारी की और 15 ठिकाने ऐसे भी हैं कि 15 संपत्ति ऐसी भी हैं जो देहरादून में उन्होंने अर्जित की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में वो फंसे हुए हैं। अभी तक मुश्किलें उनकी कम नहीं हो रही है। विजिलेंस ने ये साफ तौर पर कहा है कि रामविलास यादव जो उत्तराखंड शासन में अपर सचिव के पद पर तैनात है, हालांकि अभी इसी माह वो रिटायर होने वाले, अभी छुट्टियों पर चल रहे हैं और छुट्टियों पर जाने के बाद में वो विजिलेंस की टीम को कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। विजिलेंस की ओर से जब सख्ती पेश की गई तो अब रामविलास यादव आज विजिलेंस दफ्तर पहुंचे हैं। तमाम जो प्रश्नावली है उनके उत्तर वो दे रहे हैं। अभी अधिकारियों के साथ में उनकी बातचीत हो रही है कि आखिरकार कौन कौन से संपत्ति उन्होंने अर्जित की है
आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया है, जांच की जा रही है। तो लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि उन पर कोई कार्रवाई जल्द हो सकती है, लेकिन आज इसी बाबत विजिलेंस ने उनको बुलाया था जांच में सहयोग करने के लिए। उसी क्रम में आज रामविलास यादव विजिलेंस दफ्तर पहुंचे हैं और अपना पक्ष यहां पर रख रहे हैं। जी बिल्कुल। और विनोद, ये बताएं कि आखिर उत्तर प्रदेश में भी इनकी मौजूदगी रही, वहां भी अपनी सर्विस कर चुके हैं, वहां पर भी इसी तरह के आरोप लगे, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इन्हें लेकर जो जांच आगे बढ़ रही है, इनकी संपत्ति, इनकी आय को लेकर क्या दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए रामविलास यादव ने उत्तर प्रदेश के समय से ही कई अलग अलग जगहों पर काम किया है। उत्तर प्रदेश का जब हिस्सा उत्तराखंड होता था तो तब से ही वो सेवा दे रहे हैं और यही वजह है कि जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने जब मुकदमा दर्ज किया, तमाम गहनता से जांच की, तो गाजीपुर, लखनऊ, देहरादून और उनके पैतृक गांव जहां पर वो रहते हैं, जहां तो उनका पैतृक गाँव है, वहाँ की तमाम संपत्तियों और ठिकानों को खंगाला गया और उसमें अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि रामविलास यादव ने 15 ऐसी संपत्ति है जो राजधानी देहरादून में उन्होंने अर्जित की है। 15 संपत्तियों की लिस्ट विजिलेंस के पास में है। तो पूरा जो सर्विस रिकॉर्ड है, जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रामविलास यादव का है, उसको पूर्ण रूप से विजिलेंस खंगाल रही है। कहाँ पर वो रहे हैं, कहाँ पर उन्होंने सेवा दी है और अब तक आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास यादव की मुश्किलें बिल्कुल नहीं थम रही है और इसी क्रम में आज विजिलेंस दफ्तर उनको बुलाया था। सख्ती जरूर बरती जा रही है विजिलेंस की तरफ से कि आप विजिलेंस की जो जांच की जा रही है उसमें आप सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसी माह अन्नू ये रिटायर भी होने हैं और लंबी छुट्टी पर ये चल रहे थे। लेकिन जब जांच में कोई सहयोग नहीं वो किया जा सारे रहा था, सवालों के जवाब ले लेना चाहती है। विनोद, ये साफ तौर पर दिख रहा है। विनोद, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे संवाददाता ने दी है और वहीं आपको बताते हैं अब आगे बढ़कर कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। सभी कांग्रेस नेता और विधायक आज दिल्ली आ रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल सोनिया गांधी की पेशी है और इसीलिए सभी लोग समर्थन में आ रहे हैं। सभी जानते हैं कि हेराल्ड मामले की जांच झूठी है, ये बयान है करण माहरा का। आगे उन्होंने कहा कि राजेश्वर सिंह ने जानबूझकर हेराल्ड केस खोला था, राजेश्वर सिंह को इसका इनाम भाजपा ने दिया। इस केस में आगे कुछ नहीं निकलने वाला है। हम सब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। सभी विधायक कल कांग्रेस दफ्तर में मौजूद होंगे। करण माहरा का ये बयान है और इस बीच उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। बातचीत में मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी। सर, क्या कुछ योजनाएं हैं आप लोगों की, क्योंकि आप भी आए हैं, सभी विधायक भी अब दिल्ली आ रहे हैं, ज्यादातर लोग आ चुके हैं जी। एक सुनियोजित साजिश के तहत कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, मैडम की इमेज खराब करने के लिए, राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने के लिए इस समय कर रहे हैं। और बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है कि जब किसी भी घटनाक्रम में बीजेपी फंसती है तो एक दूसरा कार्ड फेंक के उस मामले को दबाने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक इनकी नेत्री ने एक बयान दिया था जिस पर बड़ी फजीहत बीजेपी की हो रही थी, पूरी दुनिया में बुराई हो रही थी, लोग बदनाम कर रहे थे, तो इन्होंने तुरंत ईडी का कार्ड खेल दिया। ये ऐसे खेलते जैसे लोग कार्ड्स खेलते हैं और ईडी के उससे इनकी जो उस नेत्री का जो बयान था वो दब गया। और आज अग्निपथ ये सीरीज़ में चल रहा है और इन लोगों का ये ट्रेंड है। और मुझे लगता है कि ना नियम देखते हैं ना कानून देखते हैं। एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था को, एक ऐसे अखबार को ज़िंदा करने के लिए जिसने आज़ादी की लड़ाई में मदद करी हो, उस अखबार को ज़िंदा करने में एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी को अगर कांग्रेस ने लोन दिया है तो उसमें कहाँ हर्ज है, कहाँ दिक्कत है, ये समझ से परे है। खाली और खाली, जैसे 2G में हुआ था, जैसे कोलगेट के मामले में हुआ था, आज कुछ भी नहीं निकला। उसी तरीके से ये भी एक केस है जिसको दिखाया जा रहा है ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जा सके। और मज़े की बात यह है कि ये वही अधिकारी है जिसने कोलगेट का मामला उठाया था, जिसने 2G में भी जिसका हस्तक्षेप था, और उसी व्यक्ति ने ईडी के क्लीन चिट देने के बाद दोबारा इसको पुनर्जीवित किया है। और आज वो बीजेपी से MLA है उत्तर प्रदेश में, अपने 11 साल की नौकरी छोड़ के गया। तो ये बीजेपी के स्लीपिंग सेल्स सभी विभागों में अन्य जगह हैं जिनका इस्तेमाल बीजेपी अक्सर समय समय पर करती रहती है। क्या आप राजेश्वर सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो कि भी लखनऊ से विधायक भी हैं, उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की ये जांच की देन है कि आज वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें फंसे? जी बिल्कुल। जब एक बार ईडी ने इसी मामले में क्लीन चिट दे दी, उसके बाद राजेश्वर सिंह ने ही इसको पुनर्जीवित किया। और ये वही राजेश्वर सिंह जी हैं जिनका हाथ
पहले 2G में भी और कोलगेट में भी जिनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा है, तो और वो बीजेपी की या आरएसएस की मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति था और उसने एक मरे हुए केस को दोबारा पुनर्जीवित किया। कैप्टन धर्मतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और अब बढ़ेंगे आगे। देहरादून से एक अहम खबर आपको दे दें। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू। ये बड़ी जानकारी। राज्य सरकार ने केंद्र को एनओसी भेजी है। अभी वे उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं। पहले भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं संधू। इससे पहले NHAI के चेयरमैन भी रहे हैं। वहीं HRD मिनिस्ट्री में अपर सचिव और संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं संधू। PMO में या कोई अन्य महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिलने के उनके कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जल्द ये बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू। वे राज्य सरकार के द्वारा अब केंद्र को एनओसी भी भेज दी गई है। अभी वे उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं। और चलिए, विनोद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। विनोद, जहां पर लगभग ये प्रक्रिया अपनी समाप्ति की तरफ है और जहां जल्द ही इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आगे मिल जाएगी, तो क्या देखा जा रहा है? अब उनकी जगह कौन जिम्मेदारी संभालेगा और इस परिवर्तन से क्या फर्क पड़ेगा, ये बताएं। बिल्कुल, देखिए अब उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है अन्नू। और उत्तराखंड के अभी मुख्य सचिव के तौर पर ऐसे संधू हैं। 1988 बैच के हैं, तेज़ तर्रार ऑफिसर हैं, ईमानदार हैं और बेहतर डिलीवरी सिस्टम है। और अगर माना जाए तो 1988 बैच के अफसर सुखबीर संधू हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेते ही केंद्र सरकार की ओर से उनको उत्तराखंड राज्य के लिए रिलीव कर दिया गया था। करीब 6-7 महीने उनको हो गए हैं कि जब से वो सिस्टम का हिस्सा बनकर तमाम बेहतर कार्य कर रहे हैं। ईमानदार और कड़क मिजाजी के रूप में उनको जाना जाता है और ये ट्रैक रिकॉर्ड सुखबीर संधू का है। अगर इससे दूसरी हटकर बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के वो 3 साल तक सचिव मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तराखंड के भी चाहे विजय बोहकड़ा हो, हरीश रावत हो, भुवन चंद खंडूरी हो, तमाम प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और बेहतर डिलीवरी सिस्टम है, कड़क मिजाजी है। तो पूरी तरह से अब ये चर्चा चल रही है कि जल्द ही उनको केंद्र के लिए रिलीव कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से एनओसी भेज दी गई है तो केंद्र में अब उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हालांकि इस पर कयासबाजी चल रही है कि आखिरकार डिफेंस सेक्रेटरी वो बन सकते हैं, PMO में जिम्मेदारी निभा सकते हैं, बड़ा पद उनको दिया जा सकता है। वो जरूर कयासबाजी है, लेकिन ये बिल्कुल तय हो गया है कि अब उत्तराखंड से वो केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। और उत्तराखंड में जिस तरह से एक जब पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तो अगले दिन ही उत्तराखंड में नए मुख्य सचिव का चयन किया गया था, जिसमें सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड में मुख्य सचिव बनाकर भेजा गया था। और ये भी बता दें कि कड़क मिजाजी के तौर पर उनको जाना जाता है, बेस्ट डिलीवरी सिस्टम है और अच्छी तरीके से काम करने वाले अधिकारी हैं, अनुभव उनके पास में काफ़ी है। तो उस लिहाज से ये भी जानकारी मिल रही है कि केंद्र में उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो या डिफेंस सेक्रेटरी हो या फिर तमाम अन्य जगहों पर उनकी सेवा को लिया जा सकता है। और जिस तरह से अभी 1988 बैच के हैं तो उन्हीं के समकक्ष जो बैच है राधा रतूड़ी, उनके ही बैच की अधिकारी हैं, अभी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री है, तो उनको ही जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि सुखबीर संधू के ही बैचमेट राधा रतूड़ी है। तो उनके बाद में जो उत्तराखंड का अगला मुख्य सचिव होगा उसमें प्रबल दावेदारी के रूप में राधा रतूड़ी ही रखती है, क्योंकि उनके बाद में करीब 4 साल के बाद में जूनियर अधिकारी हैं तो उनसे राधा रतूड़ी का नाम ही प्रबलदारी अब उनके बाद सामने आ रहा है। शुक्रिया विनोद इस पूरी विस्तार से जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे पिथौरागढ़ से खबर, जहां पहाड़ से बोल्डर गिरने की वजह से एक हादसा हो गया है। एक युवक की बोल्डर गिरने की वजह से मौत हो गई है। यह हादसे की खबर मिल रही है पिथौरागढ़ से, जहां बंगापानी तहसील के बरम में नदी किनारे गया था ये युवक और यहां ये हादसा हो गया है। एक दुखद खबर पिथौरागढ़ से, पहाड़ से बोल्डर गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है, जहां एक युवक की मौत हो गई है। बंगापानी तहसील के बरम में नदी किनारे गया था ये युवक और उसी दौरान यह हादसा हुआ। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में सभी अटैचमेंट निरस्त कर दिए गए हैं, ये एक अहम जानकारी। दरअसल सहकारिता विभाग में काफी समय कर्मचारियों का अटैचमेंट किया जा रहा था। ये अटैचमेंट मुख्यालयों और मैदानी क्षेत्रों के लिए किया जा रहा था। तकरीबन 40 कर्मचारियों को उनके मूल स्थानों पर वापस तैनात कर दिया गया है।
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2021-22 के संयुक्त आयोजन की शुरुआत हुई है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और यहां यूकास्ट की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खुद सीएम धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। और अब बात विकासनगर की। विकासनगर के सरकारी अस्पताल में एक्सरे मशीन शोपीस बनकर रह गई है। यहां मशीनों की फिटिंग के लिए बजट ही नहीं मिला। इस वजह से एक्सरे मशीनों का फायदा मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। और अब खबर कर्णप्रयाग से। अवैध शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। राशन की दुकान पर शराब बेचता पकड़ा गया ये आरोपी, जहां मेहल चौरी पुलिस चौकी के बीना गांव की ये घटना है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राशन की दुकान पर ये व्यक्ति शराब बेचता पकड़ा गया। अवैध शराब के साथ इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर पौड़ी में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया है। जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। ये मामला पौड़ी का है, जहां पर एक ग्रामीण इलाके में नाबालिग युवती से दुष्कर्म होने की लिखित शिकायत नाबालिग युवती के परिजनों ने पौड़ी थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी है कि नाबालिग के साथ दुराचार की भी घटना हुई है और कई बार इस तरह की उसके साथ ये रिपीट किया गया है। तो इस आधार पर जो है अभियोग में दुष्कर्म की और पोक्सो की धारा में भी वृद्धि की गई है। मुलजिम को उसी दिन जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको माननीय सत्र न्यायालय में पेश करके जिला कारागार पौड़ी भेजा गया। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल गई है। राज्य वन्य जीव बोर्ड की ओर से मंजूरी दे दी गई है। धामी सरकार की 17वें वन्य जीव बोर्ड में ये फैसला हुआ है, जहां केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी रोपवे के लिए केंद्र सरकार को अब जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं टिहरी की। टिहरी में 2 बसों की टक्कर हो गई। हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंबा मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ। टिहरी में बस हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। 6 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टिहरी में 2 बसों की ये टक्कर हुई है, जिसमें 6 यात्री घायल हुए हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड एक बार फिर से विवादों में है। इस बार मामला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर मुकदमे तक पहुंच गया है। मामला एक खिलाड़ी से मारपीट और बदसलूकी का है। साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर खिलाड़ी को टीम में रखने के एवज में 10 लाख रुपए की मांग करने का भी आरोप है। तो ऑफ द रिकॉर्ड जो है कई पेरेंट्सों ने चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं, आप भी पता करो। और वो ऑफ द रिकॉर्ड सब कुछ बोलेंगे और ऑन रिकॉर्ड इसलिए नहीं बोलते कि उनके बेटों का कैरियर जो है ख़राब हो जाएगा। ये लोग इतने पावरफुल हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हमारी ये जान पहचान है, हमारी वो जान हमारी ऊपर तक है। तभी तो इन्होंने आज तक इनका किसी ने कुछ कर नहीं पाए। ये तो अब आप लोगों की बदौलत मीडिया में जो है ये चीज़ें आ रही हैं और आप लोगों का सहयोग है। और कुछ अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं जो इस मैटर में जो है चार्ज लेके जो है इस मैटर को टेकअप कर रहे हैं। इसमें 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बाकी मुकदमा दर्ज हुआ है, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो एविडेंस आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और खबर अब केदारनाथ धाम से जुड़ी, जहां 2 और तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों तीर्थ यात्री पति पत्नी थे और ये केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे कि इसी दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरने पर दोनों यात्री घायल हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। चारधाम यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा पर अब तक तकरीबन 24 लाख तीर्थयात्री आ चुके हैं, जबकि यात्रा के लिए 34 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 30 जून तक ये संख्या और भी बढ़ सकती है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस बार नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है, क्योंकि अभी तक के आंकड़ों के आधार पर तकरीबन 24 लाख से ज़्यादा यात्री चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा इसी महीने के अंत तक तकरीबन 30 लाख के करीब पहुंच जाएगा। ये साफ संकेत है कि इस बार चारधाम यात्रा सुगम और सुचारू रूप से चल रही है। इस वजह से जो यात्री हैं वो लगातार चारधाम यात्रा में दिलचस्पी ले रहे हैं। यात्रियों का ये भी कहना है, ये भी मानना है कि बरसात के सीज़न से पहले यात्री अगर चारधाम यात्रा में दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बरसात के सीज़न में कई तरह से लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें होती हैं, यातायात बाधित होता है। इसलिए अधिकांश यात्री बरसात के सीज़न से पहले चारों धामों में यात्रा कर लेना चाहते हैं। वहीं अगर पंजीकरण की बात करें तो तकरीबन 34 लाख के करीब तीर्थयात्री चारों धामों में पंजीकरण करा चुके हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार जो यात्रियों की संख्या है वो करोड़ों में पहुंचने वाली है। इससे जो व्यवसायी हैं उनके चेहरे तो खिले ही हैं, साथ ही सरकार भी ये मान के चल रही है कि इस बार यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था होने और तमाम चीज़ों को सुगम बनाने की वजह से यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर दे रहे हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जहां एसआईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां मुख्तार बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, परेड नई सड़क हिंसा के मामले में गिरफ्तारी की गई है। मुख्तार बाबा पर हिंसा में फंडिंग करने का आरोप है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। हयात जफर हाशमी को मुख्तार बाबा फंड किया करता था, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार बाबा पर कई मुकदमे पहले ही दर्ज हैं। कई और संदिग्धों की भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार बाबा को गिरफ्तार किया गया है। परेड नई सड़क हिंसा के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार बाबा पर हिंसा में फंडिंग करने का आरोप है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। हयात जफर हाशमी को मुख्तार बाबा फंड दिया करता था, फंडिंग किया करता था। सूत्रों के हवाले से खबर है मुख्तार बाबा पर इससे पहले कई केसेस दर्ज हैं। कई और संदिग्धों की भी इस मामले में जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये जो पूरा षड्यंत्र हिंसा का रचा गया था, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जो फंडिंग कर रहे थे या फिर इसे सपोर्ट कर रहे थे, इस मामले में लगातार एसआईटी जांच कर रही है। और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, मुख्तार बाबा पर हिंसा में फंडिंग करने का आरोप है और हयात जफर हाशमी को मुख्तार बाबा ही फंड किया करता था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, ये वही मुख्तार बाबा है जिस पर पहले भी कई केसेस दर्ज हो चुके हैं और अब इस मामले में फंडिंग करने का आरोप इस पर है। इसके अलावा कई और लोग हैं जिन पर फंडिंग करने का आरोप है, संदिग्ध हैं और इनकी भी गिरफ्तारी संभावित है। और बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल के नेतृत्व में चल रहे अभियान का 12 सदस्यीय दल जोशीमठ पहुंचा। इस दौरान बल्क यहां जो दल है ये, इसका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। ये तस्वीरें भी आपके सामने। स्वागत कार्यक्रम का आयोजन गढ़वाल स्काउट्स की तरफ से किया गया था। इस मौके पर बछेंद्री पाल ने कहा कि महिलाओं को कठिन से कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। फिट रहें, हिट रहें अभियान के तहत बछेंद्री पाल के नेतृत्व में ट्रांस हिमालयन अभियान चल रहा है, जिसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हुई थी। इसका समापन करगिल में होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।